सितारागंज नाम का एक गांव था और वहीं बलवान अपने माँ और अपने पिता के साथ रहा करता था। बलवान बहुत ही आलसी था, जिस बात से उसका परिवार हमेशा परेशान और हताश रहता था। रात भर सोते हो, दिन भर सोते हो, आखिर तुम करते क्या हो? और इतनी नींद आती कहाँ से है तुम्हारे पास? माँ, क्या तुम भी? अभी बस 2 बज रहे हैं, अभी नहीं सोऊंगा तो कब सोऊंगा? तुम्हारे इस आलसी पने से हमारा परिवार कितना जूझ रहा है। पिताजी ने तुम्हें कितने दिनों से देखा नहीं, वो जब भी आते हैं तुम उस वक्त सोते ही रहते हो। रात भर मच्छरों की वजह से नींद नहीं आई, इसीलिए दिन में सो रहा हूँ। बलवान की इस आदत से बलवान का घर तो परेशान था ही, लेकिन पूरे गांव ने उनका जीना दुश्वार कर रखा था। धूमकेतु जी, कहाँ तरफ जा रहे हैं आप? बस चाय पीकर घर की तरफ। क्यों, क्या हुआ? आज तुम बड़े थके हुए लग रहे हो। हाँ, अब क्या करें, मेहनत करके घर जाओ तो थक कर सोने का अलग ही आनंद है। वैसे ये सब तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारा बेटा तो आलसी है। तुमने एकदम पते की बात की है भाई, मेरे बेटे का कोई तो उपाय निकालना ही होगा। बलवान के पिता वहाँ से निराश होकर चले जाते हैं और बलवान को नींद से उठाकर उसे घर की परेशानी के बारे में समझाने लगते हैं। बेटा, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी उम्र के सारे बच्चे अच्छी तरक्की कर रहे हैं। पढ़ाई किए कई साल बीत गए हैं, लेकिन तुम अब भी बच्चों जैसे हो। पिताजी, क्या हम इस बारे में कल बात करें? मैंने रात भर जागकर शूरवीरों की तरह जंग जीती है। तुमने कैसी जंग जीती? ये क्या कह रहे हो? बलवान और उसके पिता दोनों बात कर ही रहे थे कि उसकी खिड़की से घूमर चाचा ने उनकी सारी बातें सुन ली। तो ये राज है, बलवान सिर्फ नाम से ही नहीं, असल में भी बलवान है। एक अनोखी जंग जीतकर हमारे गांव में आया है, ये बात सभी को बतानी होगी। घूमर चाचा आधी अधूरी बात सुनकर वहाँ से चले गए। तब बलवान ने जंग की बात अच्छे से अपने पिताजी को बताई। जंग यानी मैंने पूरी रात मच्छर मारे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारी इन बहकी बहकी बातों से मैं परेशान हो गया हूँ। ये भी कोई जंग की बात है? मैं तुमसे भविष्य की चिंता के बारे में बात कर रहा हूँ। सब अच्छा ही होगा पिताजी। बचपन में उस ज्योतिष ने नहीं कहा था कि मैं बड़ा कामयाब राजा बनूंगा? इतना कहकर बलवान सो गया। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। आप चलिए, खाना खा लीजिए। आधी अधूरी बात को सुनकर घूमर चाचा बलवान के शूरवीर होने की बात पूरे गांव में फैला देते हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि लड़का गुणी है। मैं अच्छे से ये बात जानती थी। ये बात तो हमें हमारे गांव के राजा को बतानी चाहिए। घूमर चाचा और सभी गांव वाले मिलकर बलवान के शूरवीर होने की कहानी उस गांव के महाराज के पास सुनाने चले गए। हम आपसे हमारे गांव के शूरवीर 100 लोगों को एक बार में परास्त करने वाले महापराक्रमी योद्धा बलवान के बारे में बताने आए हैं। हमारे राज्य में इतना बड़ा योद्धा कौन है जिसके बारे में हमें नहीं पता? राजा और प्रजा बात कर ही रहे थे कि तभी उनके मंत्री ने और बढ़ा चढ़ा कर कहा, हाँ महाराज, मैंने भी उस शूरवीर के कई किस्से सुने हैं। उस शूरवीर के क्या कहने, बलवान जैसा योद्धा आज तक पैदा नहीं हुआ। राजा ने प्रजा और मंत्री की बात सुनकर फैसला लिया कि बलवान से उनकी भेंट करवाई जाए। राजा के 2 सिपाही बलवान के घर चले गए। यहाँ कोई बलवान है? उन्हें राजा ने अपने दरबार में बुलाया है। कौन है जो सुबह सुबह घर आ गया है? एक शूरवीर की नींद कितनी जरूरी है। हमें माफ करना, लेकिन आपको महाराज के पास चलना होगा। चलो। सिपाही बलवान को लेकर राजा के पास चले जाते हैं। राजा के पास पहुँचते ही बलवान को अपनी झूठ से डर लगने लगता है और वो दरबार की चकाचौंध देखकर सहम जाता है। हे भगवान, अगर मेरी सच्चाई ने पता चल गई तो राजा मुझे आजीवन कारावास में भेज देंगे। भगवान, तुम ही मेरा सहारा हो। अब
कृपया मेरी मदद करना। तो तुम हो इस गांव के शूरवीर योद्धा? जी महाराज, अब लोगों ने मान रखा है, मैंने घमंड नहीं किया। राजा और बलवान बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर मंत्री भागता हुआ उनके पास आया। महाराज, महाराज, हमारे राज्य में संकट आन पड़ी है। लोगों के गहने और पैसे सब चोर चुरा कर ले जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे सिपाहियों के सारे कपड़े और अस्त्र उन्होंने चुरा लिए हैं। ये तो बड़ी समस्या की बात है, इसका तो कोई उपाय करना ही होगा। अरे हाँ, हमारे पास हमारे गांव का शूरवीर तो है ना, ये कार्य उन्हें सौंपा जाए। उनका तपोबल और महाबल यहाँ काम आएगा। महाराज के आदेश अनुसार बलवान को जंगल में छोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ बलवान को कुछ खाने की चीजें और कुछ कपड़े दे दिए जाते हैं। हे भगवान, इतनी रात गए जंगल में मुझे अकेले छोड़ दिया। पता नहीं यहाँ क्या करूँगा, कैसे पकड़ूंगा उन चोरों को। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बलवान ठंड में कांपते हुए जंगल के अंदर चला गया और वहीं एक पेड़ के नीचे डर के मारे बैठ गया। अगर मैंने उन चोरों को नहीं पकड़ा तो राजा मुझे आजीवन कारावास में डाल देंगे। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास बेहोशी की दवा भी रखी है, मैं इसे सुबह उठते ही खाने में मिलाकर खा लूंगा। बलवान अपने पास रखे खाने में उस बेहोशी की दवा को मिलाकर रख देता है और खुद पेड़ के नीचे सो जाता है। बलवान के सो जाने के बाद वहाँ पर चोर आते हैं जो बलवान को सोता देखकर एक दूसरे से कहते हैं, सरदार, ये देखो, कोई राहगीर सो रहा है और इसके पास अच्छे अच्छे कपड़े भी दिख रहे हैं। सितारागंज में चोरी भी हो गई और इससे भी लूट लेंगे। कपड़े ले लो सारे, देखना उसमें गहने भी होंगे। हाँ हाँ, और इसके पास से सुगंध भी अच्छी आ रही है। जरूर अच्छा खाना रखा है इसके पास, हमें स्वादिष्ट खाने को खा लेना चाहिए। उन डाकुओं में से एक डाकू ने बलवान के पास रखा हुआ खाना उठा लिया और सबसे कहा, देर किस बात की, इस खाने को खाकर यहाँ से चले जाएंगे। खाना तो स्वादिष्ट राजघराने का लग रहा है। हाँ, तुमने सही कहा, हम ऐसा ही करेंगे। और जैसे ही उन डाकुओं ने खाना खाया तो वो सारे डाकू वहीं बेहोश हो गए। और जैसे ही सुबह हुई, वहाँ राजा के 2 सिपाही आ गए और उन्होंने देखा कि शूरवीर बलवान सो रहे हैं और उन्होंने सारे डाकुओं को बेहोश कर रखा है। देखा हमारे शूरवीर को, डाकुओं को यूं बेहोश कर दिया। वाह, क्या बात है। हाँ हाँ, अब हम हर जगह जाकर इनकी वाहवाही करेंगे। सिपाही की बात सुनकर बलवान नींद से जाग उठा और उन डाकुओं को बेहोश पाकर चकित रह गया। ये सब क्या हो रहा है? ये डाकू बेहोश कैसे हो गए? देखा कितने जमीन से जुड़े हुए हैं, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वाह वाह, आप ही ने तो इन्हें बेहोशी वाला खाना खिला दिया जिससे ये बेहोश हो गए, और ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। दोनों सिपाही बलवान को लेकर राजा के पास चले गए। साथ ही उन्होंने राजा के सामने बलवान की शूरवीरता की बड़ी तारीफें की। वाह, अति उत्तम, ऐसा शूरवीर हमारे राज्य में है और हमें पता ही नहीं। क्या बात है। उतने में ही राजा का मंत्री जोर से दौड़ता हुआ राज दरबार में आ गया। महाराज, हमारे राज्य में दूसरे राज्य के राजा और उनके सिपाहियों ने हमला कर दिया है। हमला? हमारे पास शूरवीर है, हमला! हाँ, हमारा शूरवीर योद्धा उन्हें चुटकियों में खत्म कर देगा। आज तो मेरी पोल खुलनी तय है। अगर वहाँ नहीं गया तो राजा खत्म कर देंगे, और गया तो मुझे दूसरे राज्य वाले खत्म कर देंगे। राजा ने एक बड़ा सा हाथी शूरवीर बलवान को दिया और बलवान को वहाँ से भेज दिया। सितारागंज का राजपाट हमें चाहिए, चाहे जैसे, हम इसे लेकर रहेंगे। महाराज, लेकिन हमने सुना है कि सितारागंज के राजा के पास एक शूरवीर है जो 100 लोगों का एक साथ सामना कर सकता है। और उतने में उन्होंने देखा कि बलवान एक बड़े से हाथी पर बैठकर
उनके सामने आ रहा है। हाथी जैसे जैसे उनके पास बढ़ता आ रहा है, दूसरे राज्य के राजा और सिपाही डरते जा रहे थे। देखा इसे, ये अकेला हमसे युद्ध करने आ रहा है। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। ये कहकर राजा ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी युद्ध भूमि खाली हो चुकी थी। बलवान जब तक उस युद्ध भूमि में पहुंचा, उसने देखा कि सब डरकर भाग चुके हैं। और जैसे ही सितारागंज के राजा वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरी युद्ध भूमि खाली हो चुकी है। अब से बलवान, तुम हमारे राज्य के युद्ध के प्रतीक हो। तुम हमारे सर्वश्रेष्ठ सेनापति हो। इसे ही कहते हैं अंधों में काना राजा। राजस्थान के दरियागंज में मोहनलाल का तबादला हुआ था। इसी वजह से मोहनलाल के बच्चे उससे हमेशा नफरत करते। क्या पता क्यों इस खंडहर में आकर बस गए हैं। मैंने पिताजी से कहा भी था कि अपना तबादला ना करवाएं, लेकिन हम बच्चों की सुनता कौन है। ये बचपन से ही हमारी बात नहीं सुनते थे, तो फिर आज क्यों सुनेंगे। अजय और राधिका झगड़ा कर ही रहे थे कि वहाँ मोहनलाल आ गया। बड़ा शोर कर रहे हो तुम दोनों, क्या बात है? ये जगह हमें बहुत पसंद आई। मैं और भैया बस यही बात कर रहे थे। पिताजी, ये झूठ बोल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही इस जगह की बुराई कर रही थी। मैं जानता हूँ बच्चों, तुम्हें ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन घर चलाने के लिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। उन्हें दरियागंज में आकर 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन मोहनलाल के ऊपरी विभाग के कर्मचारी ने उससे कहा, हमें ऊपर से आदेश आया है कि हमें रेगिस्तान जाकर एक कुआं ढूंढना है। रेगिस्तान में कुआं? ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं, सच है। मैं अकेले ये कुआं कहाँ ढूंढूंगा? मुझे साथ में और 2 व्यक्ति चाहिए, ताकि जो भी हो उस पर मैं चर्चा कर सकूं। अच्छा ठीक है, मैं साहब से बात करूंगा। मोहनलाल जाकर सारी बातें अपने बच्चों को बताता है। मैं वहाँ से हफ्ते 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो और अपना और राधिका बिटिया का ध्यान रखना। जैसा आप कहें पिताजी, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। अगले ही दिन मोहनलाल और उसके साथ 2 कर्मचारी, सीमा और सह कर्मचारी भगवंत, रेगिस्तान में कुआं ढूंढने जाते हैं। सब अपने जूते कस के पहन लो, यहाँ बिच्छू और कई सारे सांप भी हैं। अगर मेरे घर का लोन ना होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। क्या करूँ, मजबूर जो हूँ। हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं भटकना चाहिए। दूर दूर तक कोई घर, आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ रेत ही रेत है। इस वजह से हमें परेशानी हो रही है। जैसे ही मोहनलाल कुछ दूर चलकर गया, उसे भ्रम हुआ कि उसने सामने समंदर देखा है। वो देखो, मुझे वहाँ पर पानी नजर आ रहा है। रुक जाओ, उस तरफ मत जाओ, वहाँ हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। भगवंत की बात मोहन बिल्कुल भी नहीं सुनता और उस भ्रम के पास दौड़ा चला जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो मेरा भ्रम था। मैंने सुना है कि रेगिस्तान में अगर भ्रम हो तो सच भी आसपास ही होता है। वहाँ देखो, एक कुआं नजर आ रहा है, उस तरफ चलो। उस आम के पेड़ के पास एक कुआं है, वही असली कुआं है। सीमा, भगवंत और मोहनलाल जब उस तरफ भाग कर गए तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक पुराना कुआं है और वहीं एक आम का पेड़ भी लगा हुआ है, जिसे देखकर सब खुश हो गए। लेकिन भगवंत समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। ठहर जाओ, उस तरफ मत जाओ। अरे धोखा मेरे साथ एक बार हो गया, बार बार थोड़ी होगा। मोहनलाल और सीमा खुशी खुशी भागते हुए उस कुएं के पास चले गए और जैसे ही वो उस कुएं के पास पहुँचे, कुएं में झांकने लगे। आम के पेड़ के उस डाली ने उन्हें कुएं के अंदर ढकेल दिया। राम 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 राम, हे भगवान, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे कुछ हो ना जाए, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो गया? रुको, मैं भी आता हूँ। उनके कुएं में जाते ही भगवंत भी उसी कुएं के पास चला गया। आम के पेड़ ने अपनी डालियों की मदद से उसे भी कुएं में धकेल दिया। तीनों कर्मचारी आम के पेड़ की वजह से कुएं में गिर गए।
मम्मी, गलती कर दी मैंने जो यहाँ आ गई। हे भगवान! चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा। वो कुआं पूरा आम रस यानी मैंगो शेक से भरा हुआ था। तुम दोनों को तैरना तो आता है ना? कब से तैर ही तो रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये किस चीज का कुआं है। सुगंध तो आम की आ रही है। रुको मैं पीकर बताता हूँ। ये तो मैंगो शेक का कुआं है। तुम सब भी ये मैंगो शेक पीकर देखो तो। और जैसे ही मोहनलाल के साथी सीमा और भगवंत ने मैंगो शेक पिया, उस आम के पेड़ ने उन्हें वापस ऊपर खींच लिया और बोला, धन्यवाद जो तुमने मुझे मुक्त किया। मैं यहाँ 400 सालों से कैद था। हमने कैसे मुक्त किया? मैं कुछ समझा नहीं, और तुम्हारा ये तरीका बहुत गलत है। उस आत्मा को बोलता हुआ देखकर सभी हैरान और भौचक्के रह गए। लेकिन तुम हो कौन और ये दशा तुम्हारी कैसे हुई? तब जाकर उस आम के पेड़ ने अपने श्राप की कहानी सुनाई। मैं और मेरे साथी तीर्थ यात्रा पर यहीं से जाया करते थे। रेगिस्तान में उस वक्त कई लोगों का आना जाना हुआ करता था, लेकिन एक दिन आगे रेगिस्तान शुरू होने वाला है। याद रखना, हमारे पास पीने को पानी नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमें दूसरे रास्ते से चलना चाहिए। अरे क्यों भाई, ये रास्ता सीधा हमें तीर्थ स्थल लेकर चलेगा। हमें रेगिस्तान में आकर पूरे 3 दिन हो चुके थे। हमारा पानी, खाना सब खत्म हो गया था। तब हमें एक साधु नजर आए जो तीर्थ के लिए ही जा रहे थे। वो देखो, वहाँ पर एक साधु, उनके पास कुछ रखा हुआ है। चलो चलकर देखते हैं, शायद उनके पास कुछ पीने का हो। वहाँ चलकर हमें देखना चाहिए। और जैसे ही हम साधु के पास गए जो उस वक्त आराम कर रहे थे, हमने उनके पास देखा कि मैंगो शेक रखा हुआ है। जैसे ही हमने मैंगो शेक देखा, हमारा मन ललच गया और हमने सारा का सारा मैंगो शेक पी लिया। दुष्ट बालक, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब से तुम इसी रेगिस्तान में अटके रहोगे जब तक कोई राहगीर तुमसे आकर मिल न जाए। तुम एक आम का पेड़ बन जाओगे और तुम्हारा साथी आम रस का कुआं बन जाएगा, और तुम दोनों की आत्मा इसी में भटकती रहेगी। अलख निरंजन। मोहनलाल और उसके साथी सारी बातें समझ गए थे। तब उनमें से भगवंत ने आम के पेड़ से पूछा, तो तुम मुक्त कैसे हो पाओगे? इसका कोई उपाय? मेरे इस पेड़ से एक आम तोड़कर उसकी गुठली को उपजाऊ जमीन पर लगाना होगा। जैसे ही वो एक पौधे के रूप में आएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। और ये मैंगो शेक का कुआं? तब ये कुआं हर उस आम के पेड़ के पास होगा जो मेरे आम की गुठली से बना हो। इससे हमें आजादी मिलेगी और लोगों को आम का पेड़ और मैंगो शेक मिलता रहेगा। यही हमारी आजादी का रहस्य है। मोहनलाल, भगवंत और सीमा सब ने उस आम के पेड़ से कई सारे आम तोड़े और रेगिस्तान से निकलकर हर जगह उस आम की गुठली को जमीन में गाड़ दिया और कई सारी गुठलियों से बहुत सारे पौधे बन गए। भगवान करे कि उन्हें आजादी मिल जाए। मैं बहुत सारा मैंगो शेक पीऊंगा। मोहनलाल ने अपने घर के बाहर भी एक आम का पेड़ लगा दिया, जो कि अगले दिन ही बड़ा सा पेड़ बन गया और उसके नीचे ही जादुई मैंगो शेक का कुआं भी आ गया, जिसमें पीले रसीले आम का रस था। असली ठंडा मैंगो शेक। राधिका और उसका बेटा अजय ये देखकर हैरान हो गए थे। पिताजी, पिताजी, ये देखिए, ये मैंगो शेक का कुआं हमारे यहाँ कैसे? आपने कल ही गुठली बोई थी, आज ये इतना बड़ा आम का पेड़ कैसे बन गया? क्या माजरा है? सब कुछ जानते हुए भी आप चुप क्यों हैं? तब जाकर मोहनलाल ने बच्चों को सारी बातें बताई। उस आम के पेड़ के आत्मा को आजादी मिल चुकी थी और उन्हें उनका मैंगो शेक का कुआं मिल गया था। मोहनलाल हर एक तीर्थ यात्री और राहगीर को मैंगो शेक फ्री में पिलाता। मोहनलाल और उसके बच्चों को अब दरियागंज पसंद आने लगा था।